वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग जो एमपीपीएससी के क्वेश्चंस है उसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि और कहाँ तक हम एक एक कॉन्सेप्ट इसमें समझ सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक हमने बात की है अब तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो आज हम लोग आगे इस पे काम करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन है, होलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, यानी कि सारा ए टू जेड, मतलब जो आपका होता है वो समग्र विपणन। विपणन का एक दृष्टिकोण है जिसमें शामिल है। So there are again four options: integrated marketing, social responsibility marketing, relationship marketing. All are correct. So जैसे कि नाम है इसका समग्र, समग्र यानी होलिस्टिक। तो समग्र मतलब सारा का सारा मार्केटिंग इसके अंदर आता होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज all are correct. Okay. So holistic marketing concept consider all the different part of business as one single entity. तो जो समग्र विपणन है वो सारे अलग अलग भागों को, अलग अलग भाग जो होते हैं बिजनेस के, उसको एक एंटिटी समझ के काम करता है। पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट सॉरी इट इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जो पूरा होता है ना वो हमेशा उसके एक भाग से बड़ा होता है, ऐसा सोच के चलता है। एज सच देयर is a fair aim and purpose for all the activity related to a business। मतलब सारे मार्केटिंग का एम अलग अलग हो सकता है, बट उसका जो एक्चुअल में एम है, एम नहीं बोलना चाहिए, गोल है, वो सेम रहेगा। ओके। सो इट इज वेरी डिफरेंट थिंग और आई होप कि इसे समझ में आया होगा कुछ आपको। नेक्स्ट जो है वो है आपका सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रिलेवेंट टू। सक्सेशन प्लानिंग जो होती है वो कहाँ पे ज्यादा रिलेवेंट होती है। देखिए यहाँ पे 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, तीनों लेवल का ऑप्शन आपको दे दिया गया, डी बोला गया, ऑल आर करेक्ट में। ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो सक्सेशन प्लानिंग बोलने का मतलब क्या है कि मेरे बाद कौन रहेगा, है ना, उसके बाद कौन रहेगा। तो ऐसा कहाँ पे किया जा सकता है। आ, अब मैं बात करूं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो आपके सीईओ होते हैं, जो कंपनी के एक्चुअल एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग आते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर और जो छोटे मोटे क्लर्क होते हैं, है ना, जो एक पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, वो लोग आते हैं। तो जो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विल बी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं दैट मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा या मेरा भाई रहेगा। ओके। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक तरह की नौकरी होती है और लोअर लेवल मैनेज भी एक तरह की नौकरी है। ठीक है। तो दोनों जो लेवल है, मिडिल और लोअर, दोनों में नौकरियों की बात होती है, जबकि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एक तरह के से उत्तराधिकार की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका, इसमें आपको दिया गया है, देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, सॉरी एग्जीक्यूटिव कोचिंग और मैनेजमेंट का एक मोटा मोटा हिस्सा जो होता है ना वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो आपका होता है, ये मैनेजमेंट आपके, जैसे मैंने बोला, जो सारे मैनेजर्स होते हैं वो सारे इसी पर्टिकुलर लेवल से होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, टैलेंट और डेवलपमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लोअर लेवल या लो लेवल जिसको बोल देते हैं मैनेजमेंट का, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस और कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा ये होता है। सुपरवाइजर, जैसे मैंने बोला, सुपरवाइजर जो होते हैं इसी लेवल पे आते हैं, जिसके नीचे 2 या 3 लोग काम करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी मेड। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 55 है उसके अनुसार
प्रेफरेंस शेयर का विमोचन या मोचन किया जा सकता है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब जो आपका लाभ है ना, उससे तो जो लाभ के आपके बचे हुए लाभ हो सकते हैं, या फिर रिजर्व प्रॉफिट हो सकता है, पुराने लाभ में से हो सकता है। सेकंड जो है नए शेयर, मतलब इक्विटी शेयर आप जारी करेंगे, इक्विटी शेयर जारी करके आप दे देंगे, ठीक है। तो ये एक हो सकता है तरीका। ये दूसरा तरीका जो है वो बोथ वाला तरीका है कि भैया थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा वैसे कर दो, कि थोड़ा सा इशू कर दो शेयर, और इशू करने के बाद जो पैसे मिले और थोड़े से प्रॉफिट आपके पास रह गए थे तो प्रॉफिट को देख लो, और ये दोनों को मिला के इनको दे दो। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ये सारे तरीके सही हैं। मतलब ये जो सेक्शन 55 बोलता है, सेक्शन 55 दो चीजें बोलता है बेसिकली। बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं? पहला तो ए है और दूसरा है बी। यानी कि आप या तो आउट ऑफ प्रॉफिट जो आपके पास डिविडेंड अवेलेबल है उसके पैसे से आप काम करो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो। दूसरा जो बोलता है कि नए शेयर इशू कर लो और रिडीम कर लो। और जो ऑप्शन 3 है ना, एक्चुअली इसका मिला जुला रूप है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कि जो तीनों है ना वो सही है, क्योंकि तीनों तरीके से कर सकते हैं अपन। लाभ से भी कर सकते हैं, अपन नए शेयर इशू करके भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो दोनों को मिला जुला के भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एंड हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 104। मंथली पेंशन और रिटायरमेंट इज, मतलब जो आपको, आपने काम कर लिया जिंदगी भर, आपने कहीं पे सर्विस दी, अपनी सर्विस देने के बाद में आप वहां से रिटायर हो गए और आपको पेंशन मिल रही है। तो जब पेंशन मिल रही है तो वो बेसिकली क्या है, कौन से सोर्स से उसको लिया जाएगा? तो क्या एक एग्जम्प्टेड इनकम होगी? तो बिल्कुल नहीं है, ये एग्जम्प्टेड इनकम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी भी लिमिट होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कैजुअल इनकम, ये बिल्कुल कैजुअल इनकम नहीं है, आपकी परमानेंट इनकम का पार्ट होती है। तो क्योंकि ये आपके सर्विस में रहने के कारण आपको मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। अब कई लोग को याद नहीं होगा कि उन्होंने प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन कहाँ पढ़ा था। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन है ना, ये आपने बी कॉम में भी पढ़ा है और एम कॉम में भी पढ़ा है। हालांकि आपने बहुत डेप्थ में जाके या डिटेल में जाके इसको नहीं पढ़ा होगा। प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का ऐसा पार्ट है जहाँ पे लोग जो होते हैं ना, अपने एक तरह से अपने, एक ह्यूमन को बात करते हैं, ह्यूमन की रिसर्च है ये ह्यूमन जो होता है वो अपने आसपास के स्पेस को अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करता है, ठीक है। जैसे कि आप एक लाइन पे खड़े हो, और वहां पे खड़े हो कि आप, हो सकता है मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, या हो सकता है उस लाइन में आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, उसके साथ साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो ये होता है प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन, कि एक पर्टिकुलर बंदा अपने इन्वायरमेंट का कैसे यूटिलाइजेशन करता है। तो आई कांटेक्ट इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। अपीयरेंस इसके अंदर नहीं आता, सराउंडिंग इसके अंदर नहीं आता, आपकी आसपास की चीजें नहीं आती। आपके सोच के कारण, आपके आप क्या सोचते हैं उसके कारण जो आपके आसपास की इन्वायरमेंट बनी है वो उसके अंदर आती है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका जो डेफिनेशन है। तो सराउंडिंग बोलने का मतलब इट इज योर सराउंडिंग विच इज क्रिएटेड बाई योर सेल्फ, ठीक है। आपके द्वारा क्रिएट किया गया आपका सराउंडिंग, नॉट दिस जस्ट सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हो जाता है कि आपके नेचुरल इन्वायरमेंट से हो जाता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, या फिर आपके आसपास के लोगों द्वारा क्रिएट किया गया इन्वायरमेंट की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है आपके द्वारा क्रिएट किए गए सराउंडिंग की। सो बॉडीली कॉन्टेक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क विल बी करेक्ट आंसर। और आप एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पिक्चर है कि भैया आप किसी से दूर रहते हो ना, इट्स ओके, है ना, दूर दूर रहो, तो दूर दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तो ये जो एक बैरियर है ना, ये एक बैरियर है, इस बैरियर को तुम क्रॉस मत करो। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे तुमने उस बैरियर को तोड़ा, इट इज नॉट ओके, ठीक है। तो ये लोग पसंद नहीं करते कि भैया तुम मेरे इतने पास आओ, है ना।
इट इज प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, एक्सिम बैंक के बारे में सबने सुना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन। तो अगेन ये एक स्टैटिक डेटा है, और स्टैटिक डेटा आपको पता है कि आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सिम बैंक बना कब था? सो इट इज जनवरी 1 1982। मैं बहुत सारे ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, और ये डायरेक्ट ही आपको याद करना है, आपको बहुत सारे तर्क नहीं लगाने हैं इससे, ठीक है। चलिए, अगेन बोलूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और यहाँ तक पहुंचे हो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी देखो, ताकि आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो सके। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसकी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्सिम बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वैश्विक निर्यात क्रेडिट एजेंसियों को प्रतिबिंबित करते हुए निर्यात ऋण के प्रबंधक के रूप में, मतलब निर्यात ऋण का प्रबंधक है, मैनेजर है, के रूप में की गई थी। एक्सिम बैंक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योगों और एसएमई, यानी कि एसएमई मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए विकास इंजन के रूप में काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल इसका मैंने डाला हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं, 106 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 इज अपवाद द्वारा प्रबंध। ये जो है ना, आपने क्लास 12 में भी पढ़ा है, बी कॉम में भी पढ़ा है, और एम कॉम में भी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेसिकली होता क्या है? तो अपवाद द्वारा प्रबंधन का प्राथमिक फोकस चारों ओर घूमता है। तो जब अपवाद द्वारा प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो जब आप कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं बाय एक्सेप्शन, मतलब आपको पता नहीं होता, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, सॉरी इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और ये मैं बहुत घुमाऊंगा नहीं, सबको पता होगा, नहीं पता है तो आपकी तैयारी थोड़ी सी वीक है, तैयारी थोड़ी सी कीजिए, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 108, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। They admitted Z in partnership, giving 1/3 share in profit or loss. If Z received his share from X and Y in equal proportion, ठीक है, द शेयर ऑफ Y in profit losses in future will be। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आ तो गया था, लेकिन ये डिलीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, सॉरी ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, ये इसका आंसर मैंने बता दिया गलती से। तो एक्स और वाई साझेदार है, लाभ हानि को 4:3 में बांटते हैं, और जेड को लाभ हानि में 1/3 का हिस्सा देकर साझेदारी में स्वीकार करते हैं। यदि जेड को एक्स और वाई से अपना हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त होता है, तो भविष्य में लाभ हानि में वाई का हिस्सा क्या होगा? ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप ऐसे बात करें, इसको सॉल्यूशन चाहिए प्रॉपर। तो मुझे सॉल्यूशन कोई दे सकता है कमेंट में, तो कमेंट में सॉल्यूशन जरूर दीजिए, और बताइए कि ये कितने लाइंस में सॉल्व हो सकता है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ठीक है, तो औद्योगिक नीति तभी आई होगी जब देश आजाद हुआ होगा। जहां तक सबको पता होगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ है, और आजाद होने के 1 महीने 2 महीने में तो अपन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला नहीं सकते। सो लेकिन क्योंकि बीएसपी और बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, रतन टाटा की कंपनी थी, ऑलरेडी थी इंडिया में, तो उन लोग के लिए पॉलिसी तो लानी थी। दैट्स वाई अगले ही साल 1948 में ये पॉलिसी ला दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी 110, द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज। आरबीआई द्वारा अपनाई गई नोट जारी करने की प्रणाली कौन सी है? प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड है, मिनिमम रिजर्व मेथड है, पार्शली प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड एंड पार्टली मिनिमम रिजर्व मेथड, या इनमें से कोई नहीं। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, न्यूनतम आरक्षित विधि यानी मिनिमम रिजर्व मेथड आरबीआई द्वारा अपनाई गई नोट जारी करने की प्रणाली है।
ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो बहुत जीके जैसा क्वेश्चन हो जाता है कॉमर्स वालों के लिए, कि आरबीआई के पास कितना सोना है और कितना नोट वो इशू कर सकती है। ये प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में कीजिए, और ये भी बताइए कि कितना नोट ऑलरेडी वो इशू कर चुकी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नोट इशू की है। दैट्स वाई जो हमारी महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा नोट इशू करने के कारण टाइम टाइम पे डिमोनेटाइजेशन भी जरूरी हो जाता है। और ये अ, जो अमाउंट है वो कितना ज्यादा है वो मुझे बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डे। और अगेन मैं कहूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे साथ में। थैंक यू सो मच।